अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, पूरी रीड करती जाऊँगी और एक्सप्लेन करती जाऊँगी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही क्योंकि वो आप लोगों के पास ऑब्वियसली है, मैं सिर्फ आंसर पढ़ के तो उनको उर्दू में एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है, आंसर नंबर 1 है पिप्स फुल नेम वॉज फिलिप पिरिप। पिप का फुल नेम क्या था जी? फिलिप पिरिप। पिप लिव्ड इन हिज सिस्टर्स हाउस विद हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड। पिप जो था वो अपनी बहन के घर में रहता था, अपनी बहन और उसके हस्बैंड के साथ। और उसका हस्बैंड क्या था? द ब्लैक स्मिथ मिस्टर जो गारगेरी के जो उसकी सिस्टर थी उसका हस्बैंड ब्लैक स्मिथ था, यानी कि लोहे का काम करता था, या हम कह सकते हैं लोहार था, और उनका नाम था मिस्टर जो गारगेरी। फिर पिप स्टार्टेड टू क्राई इन द ग्रेवयार्ड वन डे बिकॉज ही रियलाइज दैट ही वॉज एन ऑर्फन एंड फेल्ट सैड। पिप एक दिन ग्रेवयार्ड में यानी कि कब्रिस्तान में खड़ा होकर रोने लग गया। क्यों? क्योंकि उससे ये इस बात का एहसास हुआ कि वो एक ऑर्फन है, वो यतीम है, और वो सैड हो गया, फेल्ट सैड, उसने सैड महसूस किया। ही इज़ ऑल्सो मेड टू फील सैड बाय द ग्रे लैंड एंड स्काई। वो जो ग्रे स्काई था और ग्रे लैंड थी उसके पाँव के नीचे, उन चीज़ों ने भी उसको सैड करने में काम किया था, यानी उन चीज़ों ने भी उसको सैड किया था, दुखी किया था। द कन्विक्ट टोल्ड पिप टू गेट हिम अ फाइल एंड सम ग्रब। कन्विक्ट ने, जो कैदी था, उसने पिप को क्या क्या चीज़ें लाने को कही? फाइल और ग्रब यानी कि खाना। द कन्विक्ट वांटेड टू मीट पिप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द बैटरी। जो कन्विक्ट था वो चाहता था कि सुबह सुबह, अगले दिन सुबह सुबह वो पिप से बैटरी पे यानी कि किले पे मिले। उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। द कन्विक्ट पिक्ड पिप अप एंड पुट हिम ऑन टॉप ऑफ ग्रेव स्टोन। जो कन्विक्ट था, कैदी, उसने पिप को उठाया और एक ग्रेव स्टोन पे बिठा दिया, उसके ऊपर। ही टर्न पिप ओवर एंड बेंड्स हिम बैकवर्ड। उसने पिप को पीछे की तरफ मोड़ा और उसको टिल्ट करता रहा, पीछे की तरफ बेंड करता रहा, धक्का दे के। विद वाइल होल्डिंग ऑन टू हिम, जबकि उसने उसे पकड़ा हुआ था ताकि वो गिरे भी ना, लेकिन उसको पीछे पीछे की तरफ बेंड करता रहा वो। He threatens Pip by saying that another man is hiding with him and that he will attack him and eat his innards. कह रहे हैं कि उसने पिप को ये कह के भी डराया कि एक और आदमी भी उसके साथ छुपा हुआ है और वो आदमी निकल आएगा और उसको अटैक करके उसके अंदर जो भी चीज़ें थी, दिल गुर्दा वगैरह, वो उनको खा लेगा। We know that the convict was cold and hungry because he was shivering. हमें किस बात से पता चलता है कि जो कन्विक्ट था वो भूखा था और उसे ठंड लग रही थी? तो पहली बात ये कि ही वॉज शिवरिंग, वो कांप रहा था। हिज टीथ वर चैटरिंग, उसके दांत भी बज रहे थे जैसे ठंड से बजते हैं। बिकॉज ही आस्क्ड पिप टू ब्रिंग हिम सम फूड, और भूखा होने का इस चीज़ से पता चलता है कि उसने पिप को कहा था कि मुझे फूड ला के दो, खाना ला के दो। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जब पिप की पॉकेट से उससे ब्रेड का एक टुकड़ा मिला था तो उसने कैसे फ़ौरन उसको खा लिया था, वो चीज़ भी आप लोग ऐड कर सकते हो चाहो तो। वी डोंट थिंक इट वॉज ट्रू। ये कौन सा क्वेश्चन का? एक सेकेंड। द कन्विक्ट, इसका क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ मैं। द कन्विक्ट सेज दैट ही इज़ नॉट अलोन एंड दैट ही हैज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद हिम। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? वाई डज ही टेल पिप दिस? अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि कन्विक्ट जो था उसने पिप को कहा था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक और आदमी भी है जो कि कहीं पे छुपा हुआ है, तो वो निकल आएगा और वो उस पर अटैक कर देगा, ये सब कुछ उसने कहा था। तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सच है? ठीक है, इसका आंसर है जी, वी डोंट थिंक इट वॉज ट्रू। हमें नहीं लगता कि ये बात सच है। द कन्विक्ट वॉज ट्राइंग टू स्केयर पिप, कैदी जो है वो पिप को डराने की कोशिश कर रहा था, सो दैट ही डजंट टेल एनी वन अबाउट हिम, ताकि पिप किसी को भी उस कन्विक्ट के बारे में बताए ना। एंड टू मेक श्योर दैट ही ब्रिंग्स अ फाइल एंड फूड फॉर हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए, मेक श्योर मतलब यकीनी बनाना, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो अगले दिन उसके लिए खाना और फाइल लेके आएगा। तो
इन चीज़ों के लिए, इन 2 कामों के लिए वो उसको डरा रहा था ये कह के कि मेरे साथ एक और आदमी भी है और अगर तुम अपने घर भी चले जाओगे तो वो तो आ जाएगा तुम्हारे घर और सब कुछ। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, एक छोटी सी स्टेटमेंट उन्होंने हमें दी हुई है चैप्टर में से, वो पढ़ के हमने बताना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है जी, द मैन जंप्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। कि आदमी वो जो बंदा था कॉन्विक्ट, उसने जंप की और मतलब हल्का सा वो थोड़ा सा भागा और फिर वो रुका और उसने अपने कंधे से पीछे देखा मुड़ के। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चंस हैं जी, हु इज़ दिस अबाउट, कि किसकी बात हो रही है, तो ये कॉन्विक्ट की बात हो रही है, कैदी की बात हो रही है। व्हाई डिड ही स्टार्ट टू रन अवे, वो क्यों अचानक से भागा था थोड़ा सा। इसका आंसर है जी, ही थॉट दैट पिप्स पेरेंट्स वर क्लोज बाय। जब पिप को उसने पूछा था कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो पिप ने कहा था ये हैं, इधर हैं। तो कॉन्विक्ट को अचानक से लगा था एकदम से कि शायद इसके पेरेंट्स इधर ही हैं, पास ही खड़े हैं या कहीं से आ गए हैं और करीब हैं। तो उस चीज़ से डर के उसने फ़ौरन छलांग मारी थी और हल्का सा वो भागा था। उसके बाद व्हाट डिड ही रियलाइज़ दैट मेड हिम स्टॉप, उसे किस बात का एहसास हुआ जिस वजह से वो रुक गया। He realized that Pip was pointing on to the gravestones which had his parents' names on them. उससे थोड़ा सा हल्का सा भागते ही एहसास हो गया कि शायद पिप, क्योंकि उससे आइडिया तो था कि यहाँ पे तो कोई और नहीं खड़ा हुआ, अचानक किसने आ जाना है, तो उसे हुआ कि शायद पिप जो है वो उन ग्रेवस्टोन्स की तरफ इशारा कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स इधर हैं। ठीक है, अब B1 एक्सरसाइज देख लेते हैं। B1 एक्सरसाइज में उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हमने मीनिंग्स लिखने हैं। सबसे पहले है आयरन। आयरन एक नाउन है, ठीक है, और क्या मीनिंग है आयरन का, एक स्ट्रॉन्ग हार्ड ग्रे कलर का मेटल होता है, यानी कि एक बहुत मजबूत और सख्त ग्रे कलर की धात होती है। उसके बाद सेफ़ एडजेक्टिव है, यानी कि खूबी है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, ये किसी भी ख़तरे से महफूज होना, प्रोटेक्टेड महफूज और डेंजर ख़तरे से महफूज होना सेफ़ होता है, और ये एडजेक्टिव है। प्रेजेंट भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहा हो तो हम उसके बारे में कहेंगे कि ये प्रेजेंट में हो रहा है काम। ठीक है, हैपनिंग नाउ, अभी होना। डेंजर यानी कि ख़तरा, ये नाउन है और इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग अ हार्म, के सफरिंग अ हार्म मतलब कि कोई नुकसान होने की पॉसिबिलिटी होना, चांस होना या ख़दशा होना। ठीक है, उसके बाद फेल, टू बी अनसक्सेसफुल इन समथिंग, ये वर्ब है यानी कि काम है और इसका मतलब है कि किसी काम में अनसक्सेसफुल हो जाना, नाकाम हो जाना। फिर टक, ये भी वर्ब है यानी कि काम। टू पुश इन लूज़ पीसेस ऑफ क्लोथ्स, जो जैसे हम बेडशीट बिछा रहे होते हैं तो साइड्स पे जो लूज़ एरियाज़ नहीं होते जो रह जाते हैं, उनको हम उसके अंदर घुसा देते हैं, बेड के साइड पे, बेड के जो मैट्रेस होता है उसके पीछे घुसा देते हैं ताकि वो बेडशीट पूरी प्रॉपर सेट हो जाए, तो वो होता है टक इन। ठीक है, कपड़े के जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको कहीं पे घुसा देना, वो होता है टक इन। ठीक है, जैसे अगर हम सर्दियों में मफलर पहनते हैं और उसको हम अपने स्वेटर के या कोट के अंदर कर लेते हैं तो वो होता है टक इन। ठीक है, उसके बाद टिल्ट भी वर्ब है और इसका मीनिंग है जी, टू मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन। स्लोपिंग या स्लोप क्या होता है, स्लोप कहते हैं किसी टेढ़ी सरफेस को, टिल्टेड सरफेस होती है ना, टेढ़ी, ढलवान जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो होती है स्लोप। और वो कह रहे हैं कि जी टिल्ट का मतलब है टू मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन, के मूव करके हिल के किसी स्लोपिंग पोजीशन में यानी किसी टेढ़ी पोजीशन में चले जाना। हग का मतलब है, हग भी वर्ब है, काम है, इसका मतलब है स्क्वीज़ टाइटली। स्क्वीज़ का मतलब अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो होता है निचोड़ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंसान को हग करने की बात हो रही है तो जब हम किसी को हग करते हैं, किसी को गले लगाते हैं, तो ऑब्वियसली हम उस बंदे को थोड़ा सा अपनी आर्म्स में लेके उसको दबाते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वीज़ का मतलब लेंगे दबाना और टाइटली सख्ती से। फिर फाइल नाउन है और इसका मतलब है द टूल यूज टू स्मूदन आ हार्ड मेटल। एक हार्ड मेटल हो, सख्त धात हो, उसको हम स्मूथ करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसको, जैसे अगर उसकी नोक निकली हो तो उसको स्मूथ करने के लिए वो नोक ख़त्म हो जाए, उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं वो फाइल होता है। उसके बाद क्रीप वर्ब है और इसका मतलब है टू मूव स्लोली सो दैट नो वन विल नो, के बहुत स्लोली मूव करना, इतना स्लोली कि किसी को पता भी ना चले। ठीक है, उसके
उसके बाद बी एक्सरसाइज है, इसमें ये बहुत सिंपल है। इसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्होंने उनके स्पेलिंग को जंबल किया हुआ है, यानी कि आगे पीछे करके लिखे हुए हैं स्पेलिंग। आपने सिंपली उनको देखना है, सोचना है और फिर उन वर्ड्स को अरेंज करके लिखना है, ठीक है, कि उस स्पेलिंग में से अगर हम अरेंज करें तो क्या वर्ड बन सकता है, और वो लिख देना है, ठीक है। पहले कुछ इजी वाले हैं, फिर कुछ डिफ़िकल्ट वंस हैं। सबके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, आप लोग पहले ख़ुद ट्राई कर लें, बेशक करने की अगर नहीं होते तो फिर जो मैंने सोल्यूशन दिया उसमें से देख के कर लें, बहुत सिंपल है। उसके बाद C1 एक्सरसाइज है, इसमें उन्होंने कहा है जी कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने इनमें से जितने एडजेक्टिव्स हैं स्टेटमेंट्स में उनको आप अंडरलाइन करें, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो अब मोस्टली बच्चों को पता ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो फिर उसके लिए मैं बता देती हूँ। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन की खूबी को कहते हैं, ठीक है। और नाउन क्या होता है, नाउन कोई चीज़, जगह या कोई किसी इंसान का जब हम नाम लेते हैं तो उसको कहते हैं नाउन। ज़रूरी नहीं कि नाम ले, अगर मैं गर्ल कहती हूँ वो भी नाउन होगा, अगर मैं गर्ल का नाम लेती हूँ कि आयशा गर्ल का नाम है तो वो भी नाउन होगा, ठीक है। ऐसे चीज़ों में चेयर, टेबल, फ़ैन, लाइट, ये चीज़ें आ जाती हैं। और एनिमल्स भी नाउन होते हैं। उसके अलावा जगह जो होती हैं, स्कूल, पाकिस्तान, कंट्रीज़ जितनी भी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी नाउन होती हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने डेफिनेटली पहले पढ़ी होंगी, सबको आती होंगी, लेकिन बस कॉन्सेप्ट आप लोगों का थोड़ा सा रिवाइज़ करवाने के लिए मैं हल्के हल्के हिंट दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक नाउन की जो खूबी होती है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। यानी कि अगर किसी गर्ल की बात हो रही है तो हम कह देंगे जी टॉल गर्ल, तो टॉल जो है यानी कि लंबा होना वो गर्ल का एडजेक्टिव हो जाएगा, उसकी खूबी हो जाएगी। फिर मैं कहती हूँ कि लाइट, तो लाइट का एडजेक्टिव हो जाएगा येलो। येलो कलर की जो लाइट है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो येलो उस लाइट का एडजेक्टिव होगा, उसकी खूबी होगी। ऐसे जितने नाउन्स होते हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे चीज़ हो, जगह हो, चेयर हो, कुछ भी हो, तो उनके साथ एक एक एडजेक्टिव लग सकता है और उस एडजेक्टिव को वो मतलब जो खूबी होगी उसकी, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो अब उन एडजेक्टिव्स को हमने इन सेंटेंसेस में से अंडरलाइन करना है ढूंढ के, ठीक है। पहला सेंटेंस है जी वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग गर्ल। अब इसमें टाइम नाउन है और गर्ल नाउन है, और टाइम के साथ तो कोई वो नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। गर्ल के साथ एडजेक्टिव है यंग, ठीक है, यानी कि वो लड़की जो थी वो यंग थी, जवान थी, तो यंग इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, उसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में शी वेंट टू अ गुड स्कूल, गुड एडजेक्टिव है क्योंकि स्कूल की खूबी है वो कि स्कूल गुड था। एंड हैड अ क्लेवर टीचर, और टीचर की खूबी क्या है कि वो क्लेवर थी। बाय मिस्टेक शी ब्रॉट हर ओल्ड टेक्स्ट बुक, कि वो गलती से अपनी ओल्ड टेक्स्ट बुक ले आई। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक नाउन है और उसका एडजेक्टिव है ओल्ड, कि जो टेक्स्ट बुक थी उसकी खूबी क्या थी कि वो पुरानी थी। टू क्लास इंस्टेड ऑफ द न्यू वन, क्लास में ले आई नई बुक के बजाय, नई बुक की जगह, ठीक है। तो न्यू वन क्योंकि ज़ाहिर है किस चीज़ की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका एडजेक्टिव दोबारा से न्यू आ जाएगा। ओल्ड और न्यू दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद द फॉरगेटफुल गर्ल थॉट द टीचर वुड शाउट एट हर इन अ लाउड वॉइस, जो लड़की जो थी जिसको अक्सर बातें भूल जाती थी, उसको क्या लगा कि टीचर अब उस पर ऊंची आवाज़ में शाउट करेंगी, ठीक है, लाउड वॉइस में। वॉइस नाउन है, उसका एडजेक्टिव है लाउड, ऊंची आवाज़, और गर्ल नाउन है, उसका एडजेक्टिव है फॉरगेटफुल, कि वो लड़की जो चीज़ें बातें भूल जाती थी। द टीचर ओपनड हर मेटल कबर्ड विद अ शाइनी की, टीचर जो थी उन्होंने अपनी मेटल की कबर्ड को खोला। अब कबर्ड नाउन है, उसकी खूबी क्या है कि वो मेटल की बनी हुई है, ठीक है। मेटल यहाँ पे नाउन होगा। विद अ शाइनी की नाउन है और उसकी खूबी है कि वो शाइनी है, ठीक है, शाइनी उसका एडजेक्टिव है। फिर यू कैन बोरो द स्पेयर कॉपी एंड सेट द काइंड टीचर, टीचर नाउन है, उनकी टीचर की यहाँ पे खूबी है कि वो काइंड है, रहमदिल है। और कॉपी भी नाउन है, कॉपी की खूबी आ गई स्पेयर, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा,
ठीक है। तो वो कॉपी स्पेयर थी, एक्स्ट्रा थी, ये उसकी खूबी है, ठीक है। ये सारे आप अंडरलाइन कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस। पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं। अब फ्रेज़ की आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि फ्रेज़ जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं एक फ्रेज़ में। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं होता, बट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस का पार्ट होता है ये। क्यों सेंटेंस नहीं होता? क्योंकि हमारे सेंटेंस में तो वर्ब होना ज़रूरी होता है। सेंटेंस तो तभी कंप्लीट होता है जब उसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, अदरवाइज़ वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। बट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फ्रेज़ सेंटेंस का पार्ट होता है। अ फ्रेज़ गिव्स अस एन आइडिया, कि फ्रेज़ जो है वो हमें एक आइडिया देता है, कोई हिंट देता है किसी बारे में, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें फ्रेज़ से, बट डज़ नॉट हैव अ वर्ब इन इट। लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, लेकिन उसके अंदर वर्ब नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये फ्रेज़ की निशानी है कि उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा फ्रेज़ में, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा फ्रेज़, ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। उसके बाद एक निशानी है जी कि वो उससे हमें कोई आइडिया मिल रहा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, बट डज़ नॉट हैव अ वर्ब इन इट। लेकिन एक और निशानी ये है कि उसके अंदर वर्ब नहीं होगा, काम नहीं हो रहा होगा कोई, ठीक है। अब उन्होंने कुछ फ्रेजेस की हमें एग्जांपल्स दी हैं। पहला फ्रेज़ है जी इन अ मिनट। अब हमें ये पता चल रहा है कि किसी काम की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या काम है, क्या काम हो रहा है, क्या काम होना है, बस ये बताया कि इन अ मिनट, 1 मिनट में, ठीक है। यू एंड आई, मैं और तुम, यहाँ पे भी कोई फ्रेज़ नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी फ्रेज़ है।